हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से लास्ट वीक हम लोग वीडियोस नहीं अपलोड कर पाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया के इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये दो पार्ट में करते हैं। अभी इस पार्ट में मैं आपको द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786 और जो चार चार्टर एक्ट थे 1793, 1813, 1833 और 1853, इनके बारे में बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक्ट्स पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो ज़्यादा बहुत इन डेप्थ कोई प्रोविजन आपको नहीं पूछते हैं या बहुत इन डेप्थ नहीं जाते हैं एक्ट्स के। बट आपको जो मेन मेन किसी भी एक्ट के प्रोविजन से वो पता होने चाहिए, क्योंकि उसी पे सवाल आता है, आसान सवाल होता है। बट हम लोग जनरली क्या होता है ना कि ये सारे एक्ट्स एक जैसे लगते हैं, नॉर्मल बोरिंग से लगते हैं, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। इवन मॉक टेस्ट में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वी इग्नोर द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो शायद आपके 2 नंबर्स फिक्स हो जाएंगे। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त जो जो टॉपिक्स लास्ट ईयर पूछे जाते हैं ना, उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल काफी आसान होते हैं। बट हम लोग कभी कभी प्रिपरेशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आसान चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें मैंने सारे मेन मेन प्रोविजंस एक्ट्स के बताए हैं, तो आपको बस इतना ही करने की जरूरत है। बाकी ज्यादा इन डेप्थ इन एक्ट्स के जाइएगा मत। तो हम लोग शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। तो बेसिकली पहला प्रोविजन इसका क्या था। इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। दिस एक्ट ऑल्सो ब्रॉट एन एंड टू ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो क्या हुआ ना, बेसिकली ड्यूअल सिस्टम था कि जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नवाब या जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था वो करता था। तो इस वजह से क्या हुआ ना, रैम्पेंट करप्शन होने लग गया अमॉन्ग सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, क्योंकि एक्सेसिव जो रेवेन्यू राइट्स थे, पूरे ही कंपनी को ऑटोनॉमी थी रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होने लग गया। और इसके वजह से पीजेंट्री जो थे, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स थे, इनकी बहुत ज्यादा हरेसमेंट होने लग गई, ऑपरेशन होने लग गया, कंपनी की बैंकरप्सी होने लग गई। बट जो सर्वेंट्स थे ना, जहाँ पे जो कंपनी बैंक करप्ट है, बट जो सर्वेंट्स है जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तो रैम्पेंट ग्रोथ हो रही थी, देवर फ्लरिशिंग। तो बेसिकली करप्शन ज्यादा हो गया, इसके वजह से ये सब हो रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरू हुआ वो बेसिकली कंपनी के रेगुलेशन, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए हुआ। तो बेसिकली ये पहला उसका पॉइंट था कि ये क्यों आया। तो हाँ, ये रेगुलेट करने के लिए आया कंपनी के अफेयर्स। तो इसी वजह से ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था वो अबॉलिश हो गया। तो सेकंड इसका प्रोविजन था, दिस एक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत यहाँ से हुई। कंपनी एक कंपनी पे वॉचडॉग रखने लगे लोग, तो रेगुलेट करने लग गए कंपनी के अफेयर्स। तो ऑफकोर्स सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। जो मनमानी चल रही थी सर्वेंट्स की वो कहीं ना कहीं कम होने लग गई। थर्ड पॉइंट है, इन दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल became governor general of bengal and created an executive council of 4 members to assist him. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल होता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे आसान सवाल है, अब ये आपको पूछा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के अंदर बना था, तो आपको वहां पे फिर कंफ्यूज होने लग गया कि यार ये कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था। तो ऐसे ऐसे आसान सवालों में गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो से कि आप आसान चीजें पढ़ो, बट उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट प्रोविजन इसका है, सुप्रीम कोर्ट वॉज टू बी सेटअप एट कैलकाटा, और कैलकाटा मदरसा भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। अगेन अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकाटा मदरसा किसने किसने फॉर्म किया, किस एक्ट के अंदर ये शुरू हुआ। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट एक्ट है हमारा द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला प्रोविजन है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो कमर्शियल अफेयर्स एक तरफ कर दिए गए, जो ट्रेडिंग वगैरह थे, और पॉलिटिकल अफेयर्स जैसे टेरिटोरियल एक्सपांशन था, ये सब थे, वो कोई और करता था। तो बेसिकली इसके लिए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुरू किया गया। इसमें दो बॉडीज तैयार की गई। पहली थी गवर्नमेंट बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
तीसरे प्रोविजन में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इन लोगों ने मतलब ये दो बॉडीज के क्या क्या फंक्शन थे। तो इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स, ट्रेड से रिलेटेड ये सब मैनेज करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स मेंटेन करता था। तो इसी को डबल गवर्नमेंट बोला जाता था। ड्यूअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट में फर्क है। ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया कि निजामत जो थी, टेरिटोरियल एक्सपांशन जो था या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नवाब के हाथों में होता था और रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होता था। दैट वाज ड्यूअल गवर्नमेंट। ये है डबल गवर्नमेंट जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दो बॉडीज है। नेक्स्ट इसका प्रोविजन था, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री और सिविल ऑपरेशंस को देखता था, रेवेन्यू कलेक्शन जो ब्रिटिश इंडिया में होता था उस पर देखरेख बेसिकली करता था। नेक्स्ट इसका प्रोविजन था, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल प्रेसिडेंसी इन सर्टन मैटर। यहाँ से बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो ज्यादा पावरफुल था बाकी और कंपैरिजन, जहाँ जैसे बॉम्बे का कोई गवर्नर होगा या मद्रास का कोई गवर्नर होगा तो इसके कंपैरिजन में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कुछ कुछ मैटर्स में सबऑर्डिनेट कर दिया टू बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट इसका प्रोविजन था कि दिस एक्ट वाज significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India. And second, the British government was given the supreme control over company's affairs and administration in India. तो यही है कि एक्सप्लिसिटली अगर कोई बोला होगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटोरियल एक्सपांशन किया है ये ब्रिटिश पोजीशंस है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बोला। और जो भी कंट्रोल था गवर्नमेंट का वो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। अब अगर देखोगे 1858 के बाद में 1858 का जो एक्ट था वहां पे वो कंपनी कंपनी के जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्राउन को चला गया था पूरी तरीके से। बट कहीं ना कहीं ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था या यहीं से शुरुआत हुई थी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो टेरिटरीज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपांशन किया हुआ था वहां कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं द एक्ट ऑफ 1786। वैसे देखा गया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है नहीं, कभी कभी आप देखोगे तो बहुत जगह पे ये दिया भी नहीं है बट आपके स्पेक्ट्रम में ये एक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग इसके प्रोविजन देख लेते थे बेसिकली ये क्यों आया था द एक्ट ऑफ 1786। क्या पता एग्जाम में पूछ ले क्योंकि वी इग्नोर द थिंग्स। तो मुझे लगता है कि एक बार हम लोग बस दो ही छोटे छोटे पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट था कि कॉर्नवालिस वांटेड टू हैव द पावर्स ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। तो इसी की वजह से ये 1786 का एक्ट प्रपोज किया गया था। और दूसरा इसका प्रोविजन है, कॉर्नवालिस वाज अलाउड टू ओवरराइड द काउंसिल्स डिसीजन इफ ही ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन। मतलब कोई भी काउंसिल अगर डिसीजन लेती है तो उसको ओवरराइड कॉर्नवालिस कर सकता था। बट अगर इसके कोई मान लो गलत इम्पैक्ट हुए तो उसकी जिम्मेदारी अगर कॉर्नवालिस ले रहा है तो वो काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है। तो बाद में ये जो प्रोविजन था वो बाकी गवर्नर जनरल्स को भी दे दिया गया था। तो बेसिकली ये दो ही पॉइंट है द एक्ट ऑफ 1786 के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसका फर्स्ट प्रोविजन है, द एक्ट रिन्यू कंपनीज कमर्शियल प्रिविलेजेस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो कमर्शियल प्रिविलेजेस मींस जो ट्रेडिंग में इनको प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जो यू नो बेसिकली एक ऑटोनॉमी थी, ये सब जो था कमर्शियल प्रिविलेजेस नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए वैसे के वैसे रखे गए, आई मीन रिन्यू किए गए। दूसरा पॉइंट है, द कंपनी आफ्टर पेइंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस इंटरेस्ट डिविडेंड्स सैलरीज एक्सेट्रा फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज वॉज टू पे 5 लाख पाउंड एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बेसिकली इंडिया से रेवेन्यू कलेक्शन होता था। रेवेन्यू कलेक्शन होने के बाद में जो सर्वेंट्स होते थे उनका पेमेंट करना होता था। इंटरेस्ट, लोन्स का इंटरेस्ट होता था, लोन दिया है या किसी को दिया है या किसी से लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे करने होते थे। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड्स पे करने होते थे। तो ये सब होने के बाद इंडियन रेवेन्यू से पैसा बचेगा, उससे 5 लाख पाउंड एन्युअली आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। ये 1793 का एक प्रोविजन था। थर्ड प्रोविजन था, द रॉयल अप्रूवल वॉज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल द गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। जो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी उसके लिए रॉयल अप्रूवल मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का और ब्रिटिश जो अथॉरिटी होती थी क्वीन उसका अप्रूवल लेना बहुत जरूरी था। तो ताकि
एक उनका कंट्रोल रहे ये जो अपॉइंटमेंट्स है, क्योंकि यही जो इंपॉर्टेंट लोग थे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, तो इन पे कंट्रोल होने के लिए रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड। नेक्स्ट प्रोविजन है सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर डिबार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन, डूइंग सो was treated as resignation। हाँ, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है कि वो किसी के परमिशन लिए बिना या कंपनी की परमिशन लिए बिना सीनियर ऑफिशियल्स जो थे जो इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। आप परमिशन लेके जा सकते हो, और अगर आप विदाउट परमिशन जाते हो तो वो एज ए रिजिग्नेशन माना जाता था। Next provision is the company was empowered to give license to individuals as well as companies' employees to trade in India. The licenses were known as privileges or country trade. This paved the way for shipment of opium to China. Again वही है कि privileges दिए जाते थे, कंपनी को एम्पावर किया गया था, वो इंडिविजुअल्स को भी प्रिविलेजेस दे सकती है या लाइसेंसेस दे सकती है, कंपनीज के एम्प्लॉयज को लाइसेंस दे सकती है कि वो ट्रेड करे। तो इसी के वजह से ओपीएम का ट्रेड जो था वो शुरू हुआ था चाइना के साथ। इसका नेक्स्ट प्रोविजन है द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी फंक्शंस एंड दिस लेड टू डिसअपियरिंग ऑफ द माल अदालत्स। सो माल अदालत बेसिकली क्या था? माल अदालत बेसिकली रेवेन्यू कोर्ट्स हुआ करते थे जिसको हेड करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर होता था। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। तो अभी माल अदालत जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए, माल अदालत को अभी कलेक्टर नहीं हेड करता था, वो उसका पूरा फंक्शन ही बंद कर दिया। इसके लिए अलग से जुडिशियरी में रिफॉर्म्स लाए गए। तो ये जो था कि द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस, तो माल अदालत एबॉलिश हो गई। अगेन इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट दे दिया गया कि माल अदालत कौन से एक्ट के अंडर डिसअपियर हुए थे, तो बेसिकली वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसका नेक्स्ट प्रोविजन इज द होम गवर्नमेंट मेंबर्स वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज विच कंटिन्यूड अप टू 1919। तो अभी जो इनकी होम गवर्नमेंट थी बेसिकली वो सब जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उससे चलती थी। तो ये 1919 तक ये प्रैक्टिस ऐसे ही शुरू रही। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है स्लाइड में। हाँ, तो ये है हमारा अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब हम लोग ये एक्ट देखते हैं कि इसके इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। तो पहला प्रोविजन था द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड बट द कंपनी रिटेन्ड ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। तो बेसिकली मोनोपोली थी पहले, आपने देखा गया तो प्रिविलेजेस थे बहुत सारे इनको, लाइसेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी। तो ये जो कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी कि इंडिया से ट्रेड करेंगे, बस ये खत्म हो गई इस एक्ट के अंदर। बट जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, वो वैसी की वैसी रही गई। सेकेंड इसका प्रोविजन था द कंपनी शेयर होल्डर्स वर गिवन 10.5% डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। तो कंपनी अभी कंपनी है तो उसका कोई शेयर होल्डर्स होंगे तो इनको डिविडेंड दिया जाता था 10.5% फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट प्रोविजन है द कंपनी वॉज टू रिटेन द पोजिशन ऑफ टेरिटरीज एंड द रेवेन्यूज फॉर 20 years मोर विदाउट प्रिजुडिस टू द सॉवरेनिटी ऑफ क्राउन। तो यही था कि पोजीशंस कंपनी और 20 साल के लिए हेल्ड करेगी, बट जो उसकी जो सॉवरेनिटी रहेगी वो क्राउन के पास रहेगी। Thus, the constitutional position of British territories in India was defined explicitly for the first time. तो ये हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसका फर्स्ट प्रोविजन था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 brought an end to the East India Company's trade monopoly even in tea and trade with China। तो हम लोगों ने लास्ट चार्टर एक्ट में देखा कि जो कंपनी की मोनोपोली थी बाकी ट्रेड में उसको फिनिश कर दिया गया, बट मोनोपोली रिटर्न कर दी गई टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो इस एक्ट के अंदर वो जो मोनोपोली थी विद इंट्री मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वो भी फिनिश कर दी गई। इसका नेक्स्ट प्रोविजन है द एक्ट सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं क्राउन के हाथ में जाने लग गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में जाने लग गया, तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होने लग गई। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगेन आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट दे देंगे नीचे 4 एक्ट्स दे देंगे, आपको वहां पे अगर याद नहीं आया तो आप हाथ से 2 नंबर खराब कर बैठोगे। तो आपको ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रोविजन है, द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो आपने पहले भी देखा कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट में इन्होंने बेसिकली बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया था मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। तो इस एक्ट के अंदर का जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव राइट्स थे वो भी उनको मतलब डिप्राइव कर दिया गया, उनको लेजिस्लेशन का पावर नहीं दिया गया, नहीं रहने दिया। नेक्स्ट प्रोविजन है, फोर्थ मेंबर लॉ मेंबर एडेड टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर कोडिफाइंग इंडियन लॉज। तो आप मुझे अब बताओगे कि ये जो फोर्थ मेंबर था, जो लॉ मेंबर था काउंसिल में, वो कौन था? पहला पहला लॉ मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में कौन था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। The next provision is no Indian citizen was to be denied employment under the company on the basis of religion, color, birth and descent, etc. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बुक्स में ये पॉइंट नहीं दिया होता है, तो आप ये याद रखो कि ये 1833 के एक्ट के अंडर था। तो बट इन जनरल सिचुएशन ऐसे नहीं थी, इन जनरल प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं, बट ये प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ था। So next provision था, the administration was urged to take steps to ameliorate the conditions of slaves and ultimately to abolish slavery। तो slavery abolition के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक प्ली दी गई थी, बट जो स्लेवरी abolish हुई थी वो हुई थी 1843 में। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो फर्स्ट प्रोविजन था, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। तो अभी उन्होंने बोल दिया कि हम लोग कब कब तक ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे या कंपनी करेगी, ये हमें पता नहीं है। तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दे दी गई। नेक्स्ट था कि द लॉ मेंबर वाज मेड फुल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जो हम लोगों ने देखा कि 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर उसको परमानेंट मेंबर बनाया गया। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज वाज बेस्ड ऑन ओपन एनुअल कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट था वो एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे लेंगे। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का प्रोविजन था। तो आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिनकी अपॉइंटमेंट आईसीएस में हुई थी? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इसका प्रोविजन है, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव विंग केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बेसिकली ये प्रोविजन आप समझ सकते हो कि इंडियंस को खुश करने के लिए था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो ये थोड़े से जो एफर्ट्स है लोग, तब तो वैसे मास मूवमेंट वगैरह शुरू नहीं हुआ था, बट ठीक है लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को दे देंगे तो उनका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली लोकल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू हुआ इंडियन लेजिस्लेचर में। तो उस लेजिस्लेटिव विंग को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जा रहा था इस एक्ट के अंडर। तो ये हम लोगों ने 5 से 6 एक्ट डिस्कस करे। जो बाकी बचे हुए एक्ट्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या 1-2 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, अच्छे से पढ़ो, सिंपल सिंपल चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।